कट। प्रिय साथियों, सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, खुशखबरी के साथ ये है कि आपकी जो कांस्टेबल राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम जो निर्धारित हो गया है, उसके संबंध में जो समय बचा है उसके अनुसार जो आपकी क्लासें हैं व्यवस्थित क्रम से चलाई जा रही हैं, जिसे हम रिवीजन या क्रैश कोर्स का नाम देते हैं। इन क्लासों में थोड़ी सी जो है आपको जल्दी जो है फास्टली आपको रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन का तात्पर्य यह है कि आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ जाएगा, जिससे कि पूर्णतः प्रश्न आने की संभावना होती है। तो भारत के इतिहास में जो हमारा बिंदु चल रहा था वो इससे पहले बौद्ध और जैन धर्म समाप्त हो गया था। उसकी अगली कड़ी से ही शुरुआत करते हैं। पहले वाली जो क्लासें हैं थोड़ी लंबी हैं, आप उन्हें देखें, और उनसे जो जुड़ी हुई अगली क्लास जो है वो है मौर्य काल, और मौर्य काल के बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। इन क्लासों में थोड़ा सा रिवीजन स्थिति होगी और बड़ी क्लासें जो है आपको आगे भी देने का प्रयास करेंगे। मौर्य काल की जब बात आती है दोस्तों, तो ये ईसा से पहले की बात है। महाजनपद काल या बौद्ध या जैन धर्म के उसी समय जो है आगे चलकर जो मगध का उत्कर्ष हुआ था। मगध का उत्कर्ष होने में आपने बताया था कि आपने जो हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश का योगदान रहा है। लेकिन इसके पश्चात जो मौर्य वंश स्थापित हो जाता है, इसे ही हम एक द्वितीय नगरी क्रांति भी कहते हैं। इस समय की परिस्थितियां क्या होती हैं वो मैं आपको बताते हुए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश कैसे स्थापित हुआ, मौर्य वंश की क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन से शासक हुए हैं, किस प्रकार से हमारे जो है प्राकृतिक रूप से जो है अनुकूल परिस्थितियां बनी जिससे कि एक छत्र शासन हो सका था। इस मौर्य काल में जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये याद रखना है कि मौर्य काल का समय क्या है। मौर्य काल का समय देखते हैं तो ये ईसा पूर्व जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक होता है, जो कि आपको मैंने जो है आपके कालक्रम की दृष्टि से जो बता रखा है वो मोटा मोटा अंदाज है कि आपको 300 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व तक का ये जो समय निर्धारित किया गया है, इस समय में जो है फिक्स अगर समय देखें तो ये कालक्रम जो है मौर्य साम्राज्य का काल है। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो पहला शासक, इसका राज्याभिषेक होता है, और इस समय जो है अंतिम शासक जो पुष्यमित्र शुंग जो है उसके द्वारा इसकी हत्या कर बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण दोनों तारीखें आपको याद रखनी है। मौर्य वंश की स्थापना कब है 322 ईसा पूर्व में, और इसका समापन कब है 185 ईसा पूर्व। मोटे क्रम में हमें अगर कालक्रम देखें तो वो कौन सा है 300 से 150 ईसा पूर्व तक का मैंने आपको बताया है। इस काल में जो मौर्य साम्राज्य विकसित हुआ था, जिनमें 3 शासकों का जो महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है अशोक मौर्य। इन तीनों शासकों के द्वारा जो मौर्य साम्राज्य विस्थापित हुआ था वो भारत के इतने विशाल भूभाग पर साम्राज्य स्थापित हो गए जो आपको इस नक्शे में दिखाई जा रहा है। यहाँ से लेकर पूर्वी क्षेत्र से जो कि आपका बिहार का पूर्णतः पश्चिम बंगाल और बिहार का पूरा क्षेत्र सम्मिलित है, और यहाँ पर जो है अपने पश्चिमी ईरान इराक वाला प्रदेश सम्मिलित है। इसमें मध्य एशिया वाला जो भाग सम्मिलित है और दक्षिण भारत का जो है दक्षिणी राष्ट्र भी सम्मिलित हो जाते हैं। इतने बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया। इस पूर्णतः साम्राज्य का एक छत्रपति शासक होता है, इसलिए भारत का प्रथम शासक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, क्योंकि भारत इस समय ही एकीकरण हो चुका, इसलिए भारतवर्ष का शासक कहलाता है। भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखना है। आगे चलते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुआ, मौर्य वंश की स्थापना हुई है, इसके पीछे कथा कहानियाँ क्या हैं या इसके पीछे की जानकारियाँ क्या हैं वो मैं आपको बताता रहा हूँ। ध्यान देना दोस्तों, मैं जब आपको बात कर रहा हूँ मौर्य वंश की, तो ये मौर्य वंश जो स्थापित हुआ है वो स्थापित हुआ है 322 ईसा पूर्व में। क्लियर। अब जब ये 322 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ तो इससे पहले की जो स्थितियां थी वो क्या थी। जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ चुके थे तो मगध के उत्कर्ष में भारत का जो या मगध के जो शासक हुए हैं इस वाले मगध प्रदेश में कौन कौन से वंश हुए थे। एक आता है हर्यक वंश, दूसरा आता है शिशुनाग वंश, अगला जो आता है
वो है नंदवंश। इसका मतलब है कि अंतिम जो शासक है मगध के, वो मगध के अंतिम शासक कौन थे? नंद शासक। अब जब यहाँ पर मगध का या यहाँ उत्तरी भारत का जो नंद शासक था, नंद शासक कौन था? जिसका नाम था गणानंद। अब यहाँ पर गणानंद शासक जो नाई जाति का था, निम्न कुल का पुराणों में भी बताए गए हैं या साहित्यों में भी इसका निम्न कुल का वर्णन मिलता है। इस शासक के दौरान इसके साम्राज्य का एक मंत्री हुआ करता था, राज दरबारी पंडित, जो कि उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य का तीन नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीन नाम है। इनको जो गणानंद और चाणक्य के मध्य जो है एक अश्वमेध के निर्देश को लेकर या अश्वमेध की जो चर्चाएं हैं उसके निर्णय को लेकर उनमें मतभेद हो गया था। इनमें जब मतभेद हो जाता है तो इस गणानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से लज्जित करके प्रताड़ित करके निकाल दिया, और प्रताड़ित करके निकाल दिया। तब इस चाणक्य ने जो है भरे दरबार में जो है अपनी शिखा की गांठ खोलते हुए ये शपथ ली थी कि मैं इस नंद वंश का समूल नाश न कर दूं, तब तक इस शिखा के गांठ नहीं लगाऊंगा। ऐसा करते हुए कहते हुए दरबार से निकला। तब ये उत्तरी भारत में से जब ये तक्षशिला या इस समय का जो प्रमुख विश्वविद्यालय था तक्षशिला, इस तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया। तक्षशिला की तरफ प्रस्थान करते समय इसे जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर नेपाल और उत्तर प्रदेश वाला जो मिला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो एक गणराज्य था जिसमें थे कहते हैं पिपली वन के मौर्य। पिपली वन के जो मौर्य हैं यहाँ पर एक इस घने जंगल से गुजर रहा था। तब वहाँ के पास के गांव में एक लड़का जो कई समूह उसके साथी लोगों को साथ में लेकर एक राजा और प्रजा का एक खेल खेल रहा था। उस ये जो है विश्राम करते हुए चाणक्य ने जो उस बालक की प्रतिभा को देखा, उसके परिवार के पास गया, उनको विश्वास में लिया कि इनकी उचित शिक्षा दीक्षा होना आवश्यक है। इसका विश्वास दिलाते हुए उस बालक को जो है वो लेकर कहाँ चला गया? तक्षशिला। उस बालक का नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय गया, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है तात्कालिक समय का जो प्रमुख विश्वविद्यालय, विश्व का प्रमुख विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला के संबंध में प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर मल्लयुद्ध, युद्ध कला, आयुर्वेद के या ज्योतिष के संबंध में विश्वविख्यात था। अगर हम बौद्ध धर्म के संबंध में विश्वविख्यात कहें तो नालंदा है, महायान धर्म का ऑक्सफोर्ड कहें तो नालंदा है, लेकिन आयुर्वेद, चिकित्सा और युद्ध के लिए, कला कौशल के लिए विख्यात विश्वविद्यालय था और प्राचीन विश्वविद्यालय है तो तक्षशिला था। इस विश्वविद्यालय में आया और अपने चंद्रगुप्त की जो है उचित शिक्षा दीक्षा करी और खुद वहाँ पर अध्ययन अध्यापन करने लगा। और समय के साथ ये चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, यहाँ का क्या बन गया था? कुलपति बन गया। कुलपति बना और इसका प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन इसके हाथ में था। लेकिन इसने जो हमें नियुक्ति के समय ही शर्त रखी कि मैं इससे अध्ययन अध्यापन के बदले जो है पैसा या धन लेगा। उस धन के बदले उसको धन को इकट्ठा करता गया, उस सैलरी को इकट्ठा करता गया। और मौका आया क्या कि इस समय जब ये इस चंद्रगुप्त का जो है उचित शिक्षा दीक्षा हो रही थी, उस समय जो पश्चिमी यूनानी क्षेत्र से, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से एक आक्रमण होता है, और वो आक्रमण होता है यूनान से। और यूनान से आक्रमण करने वाला कौन है दोस्तों? वो था सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये घटना इसी समय की है, जिसके कारण ही ये बदलाव आता है। यहाँ से जो आक्रमण होता है वो होता है 326 ईसा पूर्व में होता है। 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर जो है मैसेडोनिया से चला, उसने अफ्रीका को जीतते हुए वो भारत की ओर बढ़ा। और यहाँ पर जो है चिनाब और यहाँ व्यास नदी के बीच में जो है इस क्षेत्र में जो पौरुष भारत का शासक था उनसे युद्ध हुआ। जब ये सिकंदर भारत पौरुष का युद्ध विश्वविख्यात है, और उसमें जब है कि कूटनीति से जो है सिकंदर जीत जाता है, चालाकी से जीत जाता है। लेकिन वो भारत में उसकी सेना जब ये रावी नदी के तट पर आती है, जो सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, उसके तट पर आता है, तब सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने के लिए जो मना कर देते हैं, रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैनिकों ने और उसने सिकंदर ने सुन रखा था कि भारत में गणानंद का शासन है, और गणानंद जो है वो काफ़ी धूर्त हैं, उसके पास विशाल सेना है, और किसी भी प्रकार से जो है किसी प्रकार की जो अनीति करने में, हिंसा करने में कोताही नहीं बरतता।
अब इस स्थिति को उन्होंने सुन रखा था, तो उन्होंने बहाना बना दे दिया कि जो सैनिक थे उनको घरों की याद आ रही थी, उनको लड़ते लड़ते काफ़ी समय हो गया, थक हार गए थे। तो सिकंदर से उन्होंने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की और आगे बढ़ने से मना कर दिया, और सिकंदर को जो उसे के आधार पर वापस पुनः अपने देश लौटना पड़ा। और देश पर लौटते समय उसकी मैसेडोनिया में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की जो मृत्यु होती है दोस्तों 323 ईसा पूर्व में होती है। अब जब सिकंदर जब लौटा, उसके सेनापतियों में जो पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र था या पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, उसको 7 भागों में बांट दिया। सैनिकों ने आपस में बांट दिया, उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण। तो भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। अब ये जो सेल्यूकस है ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र का शासक बना और इसकी जड़ें मजबूत कर रहा था। इससे पूर्व क्या घटना घट जाती है, इससे पूर्व की घटना अब आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय में इस समय जो चाणक्य कुलपति था उसने देखा कि सिकंदर वापस लौट गया है। सिकंदर वापस लौटने के पश्चात इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से वीरानी हो गई थी। यहाँ पे जो कबीलाई लोग या डाकू लोग जो चोरी डकैती करते थे वो खानाबदोश लोगों को जो अपने धन के द्वारा उनको इकट्ठा किया और उनकी सेना बनाई। और सेना बनाने के बाद उसका सेनापति जो है वो किसे बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य को उसका सेनापति बनाया। और चंद्रगुप्त को सेनापति बनाने के बाद उसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था कि भारत में जो है मगध के शासक घनानंद की क्या करनी थी या उसके वंश को नाश करना था। तो इस घनानंद पर आक्रमण करने के लिए बढ़े। इधर अपने सेल्यूकस जो अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था और इधर जो है घनानंद के जो है सेना लेकर चल पड़ा और निर्देशन जो था वो चाणक्य का था और सेनापति जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ते 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 जो है मगध की ओर पहुँचे और घनानंद और चंद्रगुप्त के मध्य जब युद्ध होता है तो ये युद्ध कब होता है दोस्तों, वो होता है 322 ईसा पूर्व में होता है। और यहाँ पर जो है घनानंद की हत्या करके और शासक कौन बन जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है। अब जैसे ही ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लेकर यहाँ तक उसका एक छत्र राज हो गया था। ये पूरा राज्य होने के कारण भारत का प्रथम जो शासक है वो किसे कहा गया है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। अब भारत का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य के बारे में, ये मौर्य काल के बारे में जो मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य कौन है। अब मौर्य कौन है इसके बारे में प्रश्न आता है, यह पूछा जाता है। तो ये उत्तरी भारत के नेपाल के क्षेत्र के पिपली वन के मौर्य हैं जो क्षत्रिय थे या निम्न कुल के थे, उच्च कुल के थे, ये बारे में। तो हमारे जो पुराण हैं या भारतीय साहित्य हैं इनमें इनको निम्न कुल का कहा गया है, लेकिन जो हमारे बौद्ध और जैन साहित्य हैं इनमें उनको उच्च कुल का बताया गया कि ये जो मौर्य हैं ये उच्च कुल के से संबंध रखते हैं। यहाँ पर बात है कि निम्न कुल से हो सकता है कि उस समय इनकी दशा स्थिति कमजोर हुई हो, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म के प्रशय होने के कारण इन्हें उच्च कुल का कहा गया है। अब जब चंद्रगुप्त शासक बन जाता है तो आगे की स्थिति क्या बनती है, पहले मैं एक बार ये चर्चा करूंगा कि मौर्य वंश के जो शासक हैं प्रमुख शासक कौन है। तो मौर्य वंश जो स्थापित होता है वो होता है 322 ईसा पूर्व में। और इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो प्रमुख शासक कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमुख शासक में सबसे पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि शिष्य है चाणक्य का, पहला शासक है। दूसरा जो शासक आएगा इसका पुत्र जिसका नाम है बिंदुसार, और तीसरा जो आएगा जो सबसे प्रतापी और फेमस है अशोक मौर्य। अब इनके बारे में ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, इसके उत्तराधिकारी जो है वो विलुप्त प्राय हैं और उनके बारे में थोड़ी कम जानकारी मिलती है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब शासक बनता है, 322 ईसा पूर्व में शासक बनता है और इसने स्वेच्छा से जो है मृत्यु का वर्ण किया था 297 ईसा पूर्व में।
आगे पूरी घटना बताऊंगा। 322 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक का समय है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल का। इसके बाद जो है शासक बनता है 297 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक, जिसका शासनकाल है वो बिंदुसार है। और उसके बाद इसके उत्तराधिकारियों में थोड़ा सा मतभेद होता है और वास्तविक जो है 267 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है वो किसका शासन कहलाएगा? अशोक मौर्य का। ये 3 प्रमुख शासक हैं। इन तीनों प्रमुख शासकों में सबसे पहले जो अपन चर्चा करेंगे वो शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो बचपन की स्थिति जो है मैंने आपको बताई थी, और इसकी जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो घटना है वो आपको सामने रखने जा रहा हूँ। और वो घटना कौन सी है? सबसे पहले जैसे मैं शासक ले रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो होता है वो राज्याभिषेक चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में होता है। और इसके बाद जो है स्थिति, राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? सबसे जो प्रश्न बन सकता है वो मैं बताता हूँ कि इसके जो है यूनानी या लैटिन भाषा में इनके नाम क्या मिलते हैं। इसके जो 2 नाम मिलते हैं, एक तो है एंड्रोकोटस और एक दूसरा आता है सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस, ये 2 नाम जो हैं किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बताए गए। दोस्तों यहाँ पर विलियम जोन्स ने भी इसका जो समीकरण है वो चंद्रगुप्त से किया है कि ये जो चंद्रगुप्त है इसी के यूनानी जो नाम है वो नाम क्या है दोस्तों? वो नाम है एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस। अब यूनानी नाम क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ही पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये सिकंदर और इसके यूनानी लोग बस गए थे। उनके लोगों के द्वारा जो भारतीय राजा का जो समीकरण किया गया, जो नाम लिखा गया है वो यूनानी भाषा में, यहाँ से ही हमारे भारत में यूनानी भाषा का समावेश आना या उनके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। अब ये सेंड्रोकोटस ये शासक बना 322 ईसा पूर्व में, और जब ये शासक बना उस समय शासक बनते ही जो दिक्कत आई थी वो क्या थी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस। सेल्यूकस जो है इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपना जड़ें मजबूत कर रहा था। अब इस सेल्यूकस और ये भारत का जो पश्चिमोत्तर इतना बड़े साम्राज्य का शासक बन गया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महामंत्री है वो चाणक्य है, और इसके अनुसार प्रशासनिक जो है मजबूती प्रदान की जा रही थी। लेकिन सेल्यूकस के द्वारा यहाँ पर एक आक्रमण की घटना आती है, और वो आक्रमण की घटना क्या है दोस्तों? यहाँ पर सेल्यूकस का जो आक्रमण होगा वो होगा 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस आक्रमण करता है। किसके कारण? यह प्रांतीय प्रदेशों को लेकर। प्रांतीय प्रदेश जो है वो प्रांत प्रदेश कितने थे? 4 प्रदेश थे, जो कि यहाँ पर इन 4 प्रांतों को लेकर ये सेल्यूकस चाहता था कि मैं जो है सिकंदर के द्वारा जीते हुए पर मैं अधिकार कर लूँ। इसको लेकर जब आक्रमण होता है तो इधर से चंद्रगुप्त के द्वारा जब इसका प्रतिकार किया जाता है तो इसमें पराजित कौन हो जाता है? सेल्यूकस। और सेल्यूकस जब पराजित हो जाता है तब इनके मध्य क्या हो जाती है? संधि होती है। और वो जो संधि होती है साथियों, उस संधि की जो शर्तें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कि संधि की शर्तों में से सबसे पहले बात हुई कि जब ये हारा हुआ व्यक्ति है तो ये जीता हुआ व्यक्ति जो है इसके संबंध में जब शर्तें रखते हैं तो इसका पलड़ा भारी रहता है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? वो जो 4 प्रांतों को लेकर जब ये झगड़ा था तो वो 4 प्रांत जो हैं किसको सौंप दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसके बदले में जो दूसरी शर्त थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उदारतावश इसको क्या दिए? 500 हाथी उपहार में दिए। किसको? सेल्यूकस को दिए। अब जब उदारता देखिए कि भारतीय लोग इतनी उदारता बरतते हैं, इतने दिल के सच्चे होते हैं, तो इससे जो है सेल्यूकस ने देखा कि मैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो मेरे दूसरे जो साथी लोग हैं उन्होंने मुझे का आक्रमण के लिए सहयोग नहीं दिया, और इधर से मैं चंद्रगुप्त मौर्य को अगर मेरा दुश्मन बना लेता हूं तो मेरे साम्राज्य जो है वो स्थायी नहीं हो पाएगा।
हमेशा आशंका के बादल छाए रहेंगे। इसलिए उसने देखा कि क्यों नहीं चंद्रगुप्त मौर्य को मैं अपना अच्छा पड़ोसी शासक बना लूं। इसके आधार पर उसने क्या किया, इसी संधि के समय इस सेल्यूकस की जो पुत्री थी, जिसका नाम था दोस्तों क्या, इस गोरी महिला का नाम था हेलेना। इस हेलेना का जो विवाह है वो किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त के साथ जब विवाह किया तो ये भारत का प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह अगर किसी का कहा जाता है तो वो किसका है, चंद्रगुप्त का। और ये जो पहली बार विवाह हुआ है ये हेलेना विदेशी है, यूनानी है, और ये चंद्रगुप्त के साथ विवाह होता है। क्यों, क्योंकि वो अपना अच्छा पड़ोसी शासक चाहता था सेल्यूकस। अब बात आती है कि ये 3 शर्तें हो गई। अब 3 शर्तें हो गई तो अब अचानक जो है ये सेल्यूकस इस चंद्रगुप्त पर कैसे विश्वास करे कि ये मेरी बेटी को अच्छे ढंग से रखेगा। इस कारण क्या हुआ कि इसने जो है सेल्यूकस ने अपना दिमाग लगाया। इसका एक विद्वान था सेल्यूकस का, उस विद्वान का नाम है दोस्तों मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो विद्वान था इसको क्या बनाया, इसने राजदूत बनाया। और राजदूत बनाकर इसने चंद्रगुप्त की सभा में नियुक्त किया और इसको कह दिया कि आपको राजसभा में ही रहना है, किसी प्रकार से आपको राज्यों में भ्रमण नहीं करना। इसकी नियुक्ति केवल सभा में ही की गई थी। और ये राजदूत बनकर मेगस्थनीज जो है इस हेलेना के सहयोगी के रूप में आया था और ये चंद्रगुप्त की सभा में ही नियुक्त किया गया। और यहाँ पर आपको पता है विश्व प्रसिद्ध इस मेगस्थनीज के द्वारा जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है दोस्तों क्या, इंडिका। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, मेगस्थनीज। और इसने जो है यूनानी भाषा में लिखी है और इसमें जो चित्रण जो मिलता है वो भारत का। आगे चले, इस इंडिका में क्या क्या वर्णन मिलता है वो बात भी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इस जो मेगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई इंडिका है इसकी भाषा है यूनानी। और इसमें जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो वर्णन खास क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय जो समाज है उस भारतीय समाज को इसने कितने भागों में बांटा। इसने जो है भारतीय समाज को 7 भागों में बांट के बताया है। जबकि इस समय चाणक्य था, इसकी जो है अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में भारतीय के लोगों को 4 वर्णों के रूप में बताया गया। तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं जो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा, 7। जैसे अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो इसमें आता है, लेकिन इसके अलावा भी जो पशुपालन करने वाले, सेना वाले, रक्षा करने वाले, ये जो लोग हैं इसे करके इतना 7 भागों में बांटा। 1 इंडिका में मेगस्थनीज ने जो है दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, जबकि चाणक्य जो था अपने अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख करता है। यहाँ पे भी बात बताई गई, ये तो उल्टा क्यों, इस मेगस्थनीज के द्वारा ये देखा गया कि जो दास होते थे उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उनको भी अपने पारिवारिक अंग अवयव समझा जाता था। इसी के कारण उसे ये नहीं लगा कि ये दास हैं या परिवार के अंग है। इसने हमारे जो है आत्मानुभूति थी और इसी कारण उसे दास प्रथा का उल्लेख नहीं कर पाया था। आगे चलें कि यहाँ पर जो है इस इंडिका में कहा गया है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, मतलब कि वहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है। जबकि यहाँ पर अर्थशास्त्र में अकाल का उल्लेख हुआ है। और तो और जो हमारे चंद्रगुप्त के द्वारा या इसके शासनकाल में जो है सुदर्शन झील जो गुजरात में बनी है वो बनवाई गई थी, उससे भी पता चलता है कि ये अकाल का जो समय रहा होगा। तो ये दोस्तों जो इस इंडिका में महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। और इंडिका में ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है और दास प्रथा का भी ध्यान रखना है, ये 2 बातें खास है। अब ये राज दरबार में सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को नियुक्त किया, हेलेना भारत में आ गई और इस समय जो है इनके मध्य संधि हो जाती है। संधि हो जाने के पश्चात जो है अब भारत का एक छत्र शासक बन रहा है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब पूर्णतः ये जब इतना साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का है, अब इस मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो है चाणक्य के द्वारा इनको व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा था।
इसकी एक जो पहली घटना में बताई थी मैंने, वो था सेल्यूकस का आक्रमण। अब इसकी जो है दूसरी जो घटना बता रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है, वो इस प्रांत के हैं, गुजरात के। इस गुजरात प्रांत में जो है दोस्तों, जहाँ पर अकाल पड़ा था, इस गुजरात प्रांत में एक झील बनवाई गई थी जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है दोस्तों, यहाँ का जो इस चंद्रगुप्त का जो राज्यपाल था, या जो यहाँ का जो मेन जो शासक था, इसका जो उपराज्यपाल जिसे हम कहते थे, उसका नाम था पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त ने इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। शासक किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसने जो है इसकी झील का निर्माण कराया था। इसका मतलब यह है कि इस चंद्रगुप्त ने इस झील निर्माण के लिए सहयोग दिया है, प्रजा का हितैषी था। और महत्वपूर्ण जो विश्व प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माता तो पुष्यगुप्त है, लेकिन शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ये किसका उल्लेख करते हैं? ये अकाल का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो उड़ीसा और बिहार में जो दो अभिलेख मिले हैं, सबसे पहले अभिलेख जो पुराने मिलते हैं वो चंद्रगुप्त के समय मिलते हैं, एक मान सेहरा और एक शाहबाजगढ़ी। ये जो दो अभिलेख हैं, इनमें भी ये अशोक से पहले दो अभिलेख मिलते हैं, इन दोनों में भी अकाल का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा है। इधर सुदर्शन झील बता रही है और इधर दो अभिलेख बता रहे हैं। अशोक से पहले ये दो केवल अभिलेख मिलते हैं। अब दोस्तों एक और बात आती है, इस समय जैन और बौद्ध धर्म का काफ़ी विस्तार हो रहा था, और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि ब्राह्मण इसका प्रधानमंत्री है, लेकिन इसने कौन से धर्म को प्रश्रय दिया और इसका जीवन जो है कैसे समाप्त हुआ है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक इसका एक बार दो बार रिवीजन करके देखें। इससे बाहर आपको प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। साथियों, यहीं पर मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। घर पर रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।